हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं असुर 2 वेब सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी और इसमें भी टोटल 8 एपिसोड्स हैं। अगर आप में से किसी ने असुर सीरीज का पहला सीजन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि सीबीआई ने केसर को अभी तक जेल में रखा हुआ था और लोग केसर को रिलीज करने के लिए कहते हैं क्योंकि सीबीआई के पास केसर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। यहाँ नैना अपनी बेटी रिया की मौत से बहुत डिप्रेस थी और वो अब निखिल से डाइवोर्स चाहती थी। निखिल भी रिया की मौत का गम भुला नहीं पा रहा था और खुद को ही जिम्मेदार मानने लगा था। और अब डीजे ये केस छोड़ देता है और हिमाचल की एक धर्मशाला में संत की जिंदगी बिता रहा था। उसने खुद को दुनिया से बिल्कुल ही अलग कर लिया था और निखिल खुद को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन सही वक्त पर नुसरत ने उसे बचा लिया। अब निखिल डिप्रेशन में था तो वो पिल्स और स्मोक का सहारा लेता है। अब यहाँ लोलाक की जगह लेने उसी की एक स्टूडेंट ईशानी केस पर आती है और रसूल से पूछताछ करने पर रसूल कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे रहा था, इसलिए ईशानी का शक उस पर बढ़ता ही रहता है। ईशानी जब सीबीआई हेड से रसूल पर इन्वेस्टिगेट करने को कहती है तो वो उसे ये कहकर टाल देते हैं कि रसूल कई सालों से सीबीआई में काम कर रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रसूल शुभ से मिला हुआ है और उसी ने लोलाक को मारा है। शुभ के पिछले वार से कोई भी अभी तक उभरा नहीं था कि तभी शुभ निखिल को दोबारा कोऑर्डिनेट्स भेजता है। उसे फॉलो करने पर उन्हें आइस फैक्ट्री की लोकेशन आती है। जब वो सभी आइस फैक्ट्री जाते हैं तो उन्हें बर्फ में जमी एक डेड बॉडी मिलती है जो कि शुभ के अगले वार की तरफ इशारा कर रही थी। इसके लिए निखिल केसर को बहुत मारता है। अब क्योंकि सीबीआई के पास केसर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे कस्टडी में रखने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। और बाहर केसर के लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग केसर को आजाद करो काफी ट्रेंड कर रहा था। अब सीबीआई को एक के बाद एक लोगों की मौत की खबर मिलती है, लेकिन चाहकर भी सीबीआई टीम उन्हें बचा नहीं पाती। शुभ द्वारा मरने वालों की इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी निखिल की टीम कुछ नहीं कर पा रही थी। यहाँ नैना अपनी मेट स्वाति की डिटेल्स निकाल रही थी, जिसने रिया की जान ली थी। स्वाति यहाँ एक एटीएम से पैसे निकाल रही थी। अब यहाँ डीजे एक छोटे से मॉन्क अनंत की बात मानकर अपना फोन ऑन कर लेता है, जिसे ट्रैक करने पर नैना डीजे तक पहुंच गई थी। नैना स्वाति को पकड़कर बेटी रिया की मौत का बदला लेना चाहती थी। पहले तो डीजे नैना को बिल्कुल ही मना कर देता है, लेकिन नैना को लाचार और मजबूर देख उसकी मदद करने को राजी हो जाता है। अब नैना और डीजे स्वाति को ट्रैक कर उसे पकड़ लेते हैं, जो कि शुभ से बातें कर रही थी। दोनों स्वाति को एक चेयर से बांधकर सब उगलवाने की कोशिश करते हैं और उसे खूब इंसुलिन भी देते हैं। डीजे शुभ से फोन पर बात करता है और दोनों के कुछ ना बताने पर डीजे स्वाति को मार डालता है। डीजे स्वाति को वही असुर मास्क पहनाकर उसकी राइट हैंड की उंगली काट लेता है, जिससे ये लगे कि ये शुभ ने किया है। जब निखिल की टीम स्वाति के घर जाते हैं तो निखिल तुरंत पहचान जाता है कि ये काम शुभ का नहीं बल्कि डीजे का है और उसे ये भी पता चलता है कि डीजे के साथ उसकी पत्नी नैना भी इंक्लूड थी। लेकिन निखिल यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसका मानना था कि उसकी बेटी रिया को इंसाफ मिल चुका है। यहाँ निखिल और उसकी टीम ऑफिशियली काम कर रहे थे, लेकिन डीजे और नैना अनऑफिशियली काम कर रहे थे। शुभ अपने कुछ बांग्लादेशी साथियों के साथ मिलकर इंडिया के 3 लोकेशन पर 3 लोगों को एक साथ एक ही समय पर मार डालता है, क्योंकि उन तीनों के हार्ट में पीस मेकर्स लगे थे। वो एक साथ खराब होने पर उन तीनों की मौत हो जाती है और ये काम शुभ के साथी पुष्कर चोरी ने किया था, जो कि घटना के वक्त वहीं मौजूद था। सीबीआई सीसीटीवी फुटेज से उसे पहचान कर उसकी तलाश में लग जाते हैं। सीबीआई को पुष्कर जोरी के बारे में पता चलता है कि ये एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किया करता था, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट के चलते उसे काम से निकाल दिया गया और उसके बाद उसने क्या क्या किया उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन अब वो शुभ के लिए काम कर रहा था। निखिल की टीम को उसकी लोकेशन मिल जाती है। वहां पहुंचने पर निखिल को अपनी बेटी की ड्राइंग्स दिखती हैं और अल्ट्रा वायलेट लाइट मारने पर उन्हें वॉल पर शुभ के द्वारा भेजा गया एक मैसेज मिलता है और कुछ लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भी मिलते हैं। उसे फॉलो करने पर उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी लेक में मिलती है। यहाँ डीजे का मानना था कि अगर शुभ को पकड़ना है तो सबसे पहले उसके पास के बारे में जानना होगा। जब शुभ जेल के अंदर था तो आग लगने की वजह से वो अपने 3 साथियों के साथ जेल से भाग गया था। डीजे शुभ के जेल से भागे साथियों का पता लगाने वाराणसी जाता है। वहां से डीजे को 3 नाम पता चलते हैं, जगदीश मुंडा, बलबीर जुबैर, ओम पांडे। शुभ के साथ 2 नहीं 3 लोग भागे थे, लेकिन शुभ ने जगदीश को मार डाला था क्योंकि जगदीश उसके किसी काम का नहीं था।
उससे ये भी पता चलता है कि ओम पांडे को तो वो सभी पहले ही पकड़कर मार चुके हैं, बस अब बलबीर ही बचा हुआ था। उसके दो मेन साथी मारे जा चुके थे। अब यहाँ इस केस को टेक ओवर करने एटीएफ टीम हेड पॉल आता है और अब निखिल और उसकी टीम को पॉल के अंडर ही उसके बताए अनुसार नए सिरे से काम करना पड़ता है। यहाँ डीजे और नैना अनऑफिशियली काम करने पर भी इन सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे और वो धीरे धीरे शुभ की जड़ तक पहुंच रहे थे कि शुभ जेल से भागने के बाद कहाँ कहाँ गया था। यहाँ नैना को एक ऐप भी मिल गया था जो शुभ और उसके मेंबर यूज कर रहे थे। यहाँ डीजे नोटिस करता है कि एक ही यूजर बार बार लगातार अजीबोगरीब मैसेज भेज रहा था। अब हमें शुभ का पास दिखाया जाता है जहां वो गुरुजी के पास गया था और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगा। गुरु भी उसके विचारों से प्रभावित होकर अपने आश्रम में रख लेते हैं, लेकिन शुभ ने उन्हें अपना असली नाम नहीं बताया था, इसलिए वो उसे सर्वानंद नाम देते हैं। और डीजे को पता चलता है कि अचानक से उस आश्रम के शिष्य और गुरुजी की गंदा पानी पीने से मौत हो गई थी और आश्रम में बस एक ही लड़की बची थी जिसका नाम वृंदा था, जो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है और दिल्ली में ही कहीं रहती है। और डीजे यहाँ तुरंत समझ जाता है कि आश्रम में हुई मौतों का जिम्मेदार शुभ ही था। शुभ का जिससे भी काम पूरा हो जाता है वो उसे खत्म कर देता है और शुभ इसे गुरु दक्षिणा कहा करता था। डीजे वृंदा के घर का पता कर उससे मिलने जाता है और वृंदा डीजे को शुभ की अच्छाइयां बता रही थी। वो कहती है कि वो शुभ ही था जिसने उसे नई जिंदगी दी है। जब डीजे शुभ का सच उसे बताता है तो वृंदा सहन नहीं कर पाती और डीजे को जाने के लिए कहती है। जब डीजे वहां से जा ही रहा होता है तो उसे एक किताब मिलती है जो ब्रेल लिपि में थी, जो ब्लाइंड लोगों के लिए थी और नीचे शुभ जोशी भी लिखा था। अब डीजे को उस ऐप में कुछ वियर्ड मैसेज दिखाई देते हैं जिसमें कुछ टॉट्स थे। डीजे नैना से उन्हें डिकोड करने के लिए कहता है और उन्हें डिकोड करने पर उन्हें पता चलता है कि शुभ अश्विनी नक्षत्र यानी अगले मंगलवार कुछ बड़ा करने वाला है। डीजे नैना को मना करता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन सीबीआई वगैरह को ना दे, लेकिन नैना उसकी एक ना सुनकर एटीएफ को उसकी जानकारी दे देती है। ये पता चलते ही रसूल को भी इसके बारे में पता चल जाता है। अब नैना ऑटोमेटिकली उस पोर्टल से साइन आउट हो जाती है और दोबारा पोर्टल का एक्सेस वापस नहीं ले पा रही थी, लेकिन नैना जानती थी कि शुभ के किसी टीम मेंबर के फेस से पोर्टल को दोबारा से लॉगिन किया जा सकता है। और डीजे कहता है कि सिर्फ केसर के जरिए ही ऐसा हो सकता है क्योंकि शुभ का एक वही साथी इनकी कस्टडी में था, लेकिन कोर्ट ने केसर को आजाद कर दिया था। और अब एटीएफ टीम पॉल नुसरत से कहकर एक फेक नोटिस बनवाते हैं जिससे केसर को दोबारा कस्टडी में लिया जा सके और वो एक अरेस्ट वारंट भी जारी करते हैं। जब वो केसर को अरेस्ट करने जा ही रही होते हैं कि तभी केसर इन्हीं बीच में धोखा दे देता है, लेकिन बीच में डीजे केसर को किडनैप कर लेता है और उसके जरिए उन्हें पोर्टल का एक्सेस वापस मिल जाता है। यहाँ डीजे शुभ की लोकेशन के बारे में पूछता है। ना बताने पर डीजे केसर की खूब धुलाई करता है, लेकिन केसर मार खाकर भी उसे सुर असुर का ज्ञान देने लगता है क्योंकि शुभ ने उसके दिमाग में नेगेटिविटी भर दी थी। अब यहाँ हम सब केसर के पास के बारे में जान पाते हैं, जिसका असली नाम मुकुंद अग्निहोत्री था और उसकी बीवी के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी। लेकिन पुलिस उल्टा केसर को ही बहुत मारती है और मंत्री के बेटे के खिलाफ केस वापस लेने को बोलती है। और केसर खुद को ही खत्म करने वाला था, लेकिन उसके गल की गोलियां किसी ने निकाल ली थी और शुभ ने ऐसा किया था। शुभ ने उस वक्त केसर की मदद की थी और मंत्री के बेटे समेत पुलिस तक को मार दिया था। और शुभ ने केसर से कहा था कि उसकी मौत उसके पास गिरवी रखी है, वो जब चाहे उसे वो दे सकता है और वो उसके लिए भगवान है। और केसर शुभ के साथ हो गया था और अब हमें पता चल जाता है कि वो केसर कैसे बना और उसके पास फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैसे आए। यहाँ ईशानी को रसूल पर शक गहराता जा रहा था, इसलिए वो अपने फ्रेंड से लुलाक और रसूल की बातों का फुल स्कैन करने को कहती है जिससे रसूल को गलत प्रूफ किया जा सके। वो रसूल का फोन भी टैप करती है और रसूल के घर के सामने उस पर नजर रख रही थी। और एक दिन ईशानी रसूल की गैर मौजूदगी में रसूल के घर जाती है जहां उसे असुर वाली ड्राइंग्स मिलती हैं और वहां एक पेन ड्राइव भी मिलती है जो लाइटर की तरह थी। ईशानी उसे अपने पास रख लेती है। तभी रसूल वहां आ जाता है। ईशानी के पूछने पर रसूल कहता है कि असुर की ड्राइंग उसको लुला के मरने के बाद सपनों में दिखने लगी है। रसूल यहाँ ईशानी को लुला की मौत से दुखी होकर दिखाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि रसूल ने ही लुलाक को मारा था। लेकिन ईशानी रसूल पर विश्वास नहीं करती और वहां से चली जाती है। रसूल समझ चुका था कि ईशानी को उस पर शक हो गया है। जब ईशानी उस पेन ड्राइव को चेक करती है तो उसमें सिर्फ ईशानी की फोटोज और वीडियोस थे। ईशानी सीधा जाकर ये बात निखिल को बताती है, लेकिन निखिल ईशानी पर बिलीव नहीं करता
वो कहता है कि सिर्फ फोटोज और वीडियो से रसूल पर शक नहीं कर सकते। अभी यहाँ शुभ रसूल को काफी डांटता है कि उसकी वजह से काफी गलतियां हो रही हैं, और गुस्सा होकर रसूल ईशानी को फांसी लगाकर मार डालता है, वो भी एक लड़की की मदद से। जब सबको ईशानी के बारे में पता चलता है तो निखिल रसूल को मारने लगता है कि ईशानी को रसूल ने ही मारा है। लेकिन रसूल ने अपनी इमेज इतनी सुधार रखी थी कि कोई कुछ नहीं कर पाता। अब डीजे रसूल के घर एक एजेंट को भेजता है तो उन्हें पता चलता कि ये बंदा रसूल है ही नहीं, इसका असली नाम बलबीर है, शुभ का बचा हुआ साथी बलबीर। और शुभ ने ही इसकी पूरी लाइफ को ऐसा क्रिएट किया था जिससे उस पर किसी को शक ना हो। डीजे यहाँ प्रूफ लेकर आता है कि रसूल और बलबीर का डीएनए मैच कर गया है, और उसके माँ बाप भी जिन्हें दुबई भेज दिया गया था वो भी रसूल की फोटो देखकर तुरंत पहचान लेते हैं कि यही बलबीर है। लेकिन शुभ ने उन्हें कहा था कि उनका बेटा मारा गया है, और रसूल यहाँ अचानक से गायब हो जाता है क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी पोल खुल चुकी है। यहाँ रसूल उसी लड़की की मदद से नुसरत को किडनैप करवाता है जिसने ईशानी को मारा था। अब यहाँ सीबीआई को खबर मिलती है कि आसपास के एरिया में बहुत ही ज्यादा डेटा यूज हो रहा है। जब सीबीआई उस लोकेशन तक पहुंचने में कामयाब होती है तो अंडरग्राउंड जाकर उन्हें वहां काफी सारे कंप्यूटर्स और मशीन्स दिखती हैं। अब रसूल को पता चल जाता है कि वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसलिए रसूल उस डेटा को एक रिमोट लोकेशन में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। लेकिन नैना डेटा ट्रांसफर होने से रोक लेती है। तभी रसूल डीजे को फोन करता है कि नुसरत के बदले उसे केसर चाहिए, और डेटा ट्रांसफर रिज्यूम करके सारी हार्ड ड्राइव्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नुसरत को मार डालेगा। खुंदक में डीजे केसर को शूट करने जा रहा था। यहाँ रसूल भी नुसरत को शूट करने की बात करता है, लेकिन नैना नुसरत को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो रसूल की बात मानकर डेटा रिज्यूम करती है, जिनमें उन्हें 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगने वाला था। यहाँ निखिल नुसरत की कार में मिले उस किडनैपर लड़के के पैरों की मिट्टी से पता लगा लेता है कि ये मिट्टी टेक्सटाइल कॉटन कंपनी से आई थी। यहाँ डीजे रसूल या बलवीर की बताई लोकेशन पर केसर को लेके पहुंच जाता है, और यहाँ वो किडनैपर लड़की टेक्सटाइल कंपनी में नुसरत को चॉइस देती है। उसके सामने उसकी बहन थी जिसने खून किया था, और दूसरी तरफ एक लड़की जो कि अच्छी लड़की है जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अब ये नुसरत के ऊपर था कि वो दोनों में से किसे बचाएगी, और नुसरत यहाँ अपनी बहन को ही बचाती है और दूसरी लड़की की जान चली जाती है। अब यहाँ निखिल पहुंच जाता है और नुसरत को बचा लेता है, और उस किडनैपर लड़की को पकड़ लिया जाता है। शुभ ने इस लड़की का भी ब्रेन वॉश किया था उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए। अब पॉल उस लड़की से शुभ की इंफॉर्मेशन निकलवाता है। पहले तो वो कुछ भी नहीं बताती, लेकिन पॉल उसे उसकी बेटी के बारे में बताता है जो कि जिंदा थी, क्योंकि शुभ ने उससे झूठ कहा था कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन असल में वो जिंदा थी। पॉल द्वारा उसकी बेटी की फोटो दिखाने पर वो इन्फॉर्मेशन दे देती है। जब दूसरी तरफ डीजे को पता चलता है कि नुसरत सेफ है तो वो केसर को मार डालता है, और यहाँ रसूल या बलवीर भी खुद को शूट कर लेता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो पाए। लेकिन इसमें भी शुभ की बहुत बड़ी साजिश थी। रसूल या बलवीर के मरने से पहले शुभ ने उनसे कहा था कि महायज्ञ अब सैक्रिफाइस मांग रहा है, जिसका मतलब उनकी मौत का समय आ चुका है। यहाँ सीबीआई को पता चलता है कि जिस लड़की की बॉडी उन्हें लेक में मिली थी उसका असली नाम शालिनी था, और वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन अर्जुन भल्ला की गर्लफ्रेंड थी। जब पॉल इसे इन्वेस्टिगेट करने अर्जुन भल्ला के पास जाता है तो वो बताता है कि वो तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन में शालिनी के लैपटॉप में एक एआई मिलता है जिसका यूज अर्जुन भल्ला अपने स्टॉक्स के प्राइस को इंक्रीज करने में ले रहा था, क्योंकि वो लॉस में चल रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक पार्टी में शालिनी से होती है। अर्जुन ने सीबीआई को सारा सच बता दिया था। यहाँ शालिनी ने अर्जुन को डायरेक्ट ये एआई फैसिलिटीज ऑफर की थी, और अर्जुन भी इसके लिए मान गया था क्योंकि वो साल भर के अंदर ही दिवालिया होने वाला था। अब यहाँ सीबीआई समझ गई थी कि रसूल या बलवीर और अर्जुन का केस आपस में जुड़े हैं, और सीबीआई भी अर्जुन को अरेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उन्होंने अर्जुन को अरेस्ट किया तो आम जनता का पैसा डूब जाएगा और पूरे 89,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। हर जगह दंगे भड़क जाएंगे और लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तभी रसूल की एक हार्ड ड्राइव जो सीबीआई ने बचा ली थी उसमें उन्हें बहुत सारे सबूत मिलते हैं। उसमें सभी सीबीआई टीम मेंबर्स की पर्सनल डिटेल्स भी थी। असल में शुभ ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा था, और जो भी उसके रास्ते में आएगा उन सब की पर्सनल लाइफ तक पर नजर रख रहा था। तभी शुभ चुन चुन कर सबको मार रहा था। उसने पहले ही ये प्रिडिक्ट कर लिया था
जो भी उसके रास्ते में आता। शुभ पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर स्टडी कर रहा था। कब कौन कहाँ कैसे रिएक्ट करेगा वो पहले ही जान जाता था। मतलब कि शुभ सीबीआई से एक कदम आगे की सोच रहा था। शुभ यहाँ खुद को कली समझने लगा था और कलयुग को अपने चरम सीमा तक लेकर जाने वाला था, ताकि विष्णु भगवान धरती पर कल्कि का अवतार लेकर प्रकट हो। डीजे के पास वृंदा का कॉल आता है। वृंदा डीजे को बताती है कि शुभ असल में एक साइंस प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था और डीजे को वहाँ अश्वत्थामा की बुक मिलती है जो उस प्रोफेसर और शुभ ने मिलकर बनाई थी, जिसका मेन मकसद था ह्यूमन बिहेवियर को समझना। और शुभ जान गए थे कि डीजे जरूर वहां तक आएगा, इसलिए वो डीजे के लिए एक नोट भी छोड़ता है जिसमें लिखा था वो हमेशा एक कदम आगे ही रहेगा। अब प्रोफेसर और शुभ ने मिलकर वो प्रोजेक्ट बना लिया था। जब एआई सिस्टम ये प्रिडिक्ट करता है कि शुभ फ्यूचर में प्रोफेसर को मार देगा, लेकिन प्रोफेसर ये बात हंसकर टाल देते हैं। वो कहते हैं अभी इस सिस्टम में काफ़ी कमियां हैं। लेकिन जैसा एआई सिस्टम ने प्रिडिक्ट किया था, शुभ चाय में जहर डालकर प्रोफेसर को मार देता है। शुभ यहाँ सच में खुद को कली समझने लगा था और वो भगवान विष्णु को धरती पर अवतरित होने के लिए उकसा रहा था। यहाँ तक कि शुभ अपने दादाजी तक को दम घोटकर मार डालता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि शुभ ने इतने सारे लोगों के बिहेवियर को स्टडी कैसे किया और बिना डेटा के किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी नहीं किया जा सकता। अब यहाँ शुभ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक ऑनर को धमकी देता है कि वो जानता है कि उनकी कंपनी कैसे लोगों की पर्सनल डिटेल्स का डेटा हैक कर उन्हें सीक्रेटली बेच रही है। और इस चीज़ से कंपनी की ऑनर डर जाती है कि उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और शुभ उस ऑनर को कहता है कि इंडिया में जो डेटा है उसका एक्सेस उसे चाहिए और ऑनर को यहाँ शुभ की बात माननी पड़ती है और वह शुभ को इंडिया के डेटा का एक्सेस दे देती है। और ये डेटा कैमरा, माइक और सोशल मीडिया के जरिए चोरी किया जा रहा था और शुभ के पास बहुत डेटा था स्टडी करने के लिए और सभी लोगों की पर्सनल डिटेल्स अब उसके पास थी और ये सब चीज़ें दुनिया की नज़रों से छुप कर की जा रही थी और किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था। और इतना बड़ा डेटा आखिर ऑपरेट कौन कर रहा था? जो लोग पेस मेकर के फेलियर के चलते मारे गए थे, उस वक्त जो बंदा वहाँ मौजूद था पुष्कर जौहरी, शुभ ने डेटा ऑपरेट करने का काम उसे ही सौंप रखा था। और नैना ये सब पता लगा लेती है और जब एटीएफ टीम पुष्कर जौहरी को पकड़ने जाती है तो वो खुद को शूट कर लेता है और जो कुछ भी एटीएफ टीम को वहाँ से मिलता है वो सब वो रख लेते हैं। अब यहाँ सभी न्यूज़ चैनल पर एक वीडियो खुद ब खुद वायरल हो रही थी जिसमें रसूल या बलबीर मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके गया था, जिसमें वो दुनिया को बताता है कि अर्जुन भल्ला और शालिनी मिलकर स्टॉक मार्केट में हेराफेरी कर रहे थे और उनका स्टॉक इतना हाई खुद से नहीं गया बल्कि एआई सॉफ्टवेयर बोर्ड से हुआ है। और ये सब शुभ और रसूल का प्लान था जो उसने मरने से पहले रिकॉर्ड कर लिया था और ये एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। और रसूल कहता है कि इस स्कैम में सीबीआई भी मिली हुई थी और इससे आरबीआई गवर्नर भी रिजाइन कर देता है। वो इल्ज़ाम लगाता है कि इसमें सीबीआई, आरबीआई और अर्जुन भल्ला ये सब मिले हुए हैं। और जैसे ही यहाँ अर्जुन भल्ला अरेस्ट किया जाता है, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट एकदम से गिर जाता है। लोगों का विश्वास पुलिस, सीबीआई और सरकार से उठ जाता है। हर तरफ दंगे होने लगते हैं, लोग सड़कों पर उतर आए थे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था जिससे पुलिस प्रशासन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और यही एक प्लान था जिससे शुभ कलयुग को उसकी चरम सीमा तक ले जाना चाहता था ताकि लोग एक दूसरे को मार दे और विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि का जन्म हो, जिससे कि शुभ उन्हें खत्म कर पाए। और शुभ खुद से फेक वीडियोस बनाकर फैला रहा था और चारों तरफ दंगे करवा रहा था। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, एक 11 साल के मॉन्क अनंत के आने से। अनंत यहाँ कई लोगों की जानें बचाता है और एक भयंकर लैंडस्लाइड को प्रेडिक्ट करके उसने दर्जनों लोगों की जानें बचाई थी। लोग उसे भगवान मानने लगे थे और अनंत के रोकने पर हर तरफ शांति फैलने लगती है। अनंत को कम उम्र में ही काफ़ी ज्ञान था और उसका आईक्यू लेवल भी सबसे ज़्यादा था और अनंत के दुनिया के सामने आने से लोगों में फिर से भगवान के ऊपर आस्था जाग उठी थी। और शुभ ये देखकर चिढ़ जाता है और ये सब डीजे का ही प्लान था। उसने ही अनंत को दुनिया के सामने भगवान रूप में इंट्रोड्यूस कराया और ये मानने पर मजबूर किया कि अनंत ही कल की अवतार है, जिससे शुभ गुस्से में आएगा और गुस्से में आकर वो कुछ ऐसा वैसा करेगा जिससे सीबीआई उसे पकड़ पाने में कामयाब हो पाएगी। और ऐसा होता भी है। शुभ गुस्से में डीजे से बात करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी चाल है मुझे फंसाने के लिए। लेकिन डीजे उसे और उकसाता है जिससे शुभ दुनिया के सामने अनंत के साथ एक लाइव डिबेट करने के लिए बोलता है। शुभ लोगों को ये साबित करना चाहता था जिसे वो सभी अपना भगवान मान रहे हैं वो मात्र एक जरिया है। अब डीजे भी अनंत के साथ उस डिबेट में साथ था ताकि शुभ अनंत को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। शुभ और अनंत में काफी बहस होती है लेकिन अनंत शुभ के हर प्रश्न का जवाब ढंग से देता है, जिससे तिल मिलाकर शुभ अनंत को एक रिमोट भिजवाता है जिसमें 2 बॉम्ब बटन थे।
शुभ कहता है उनके पास शाम तक का वक्त है, जिसमें पहला बटन उस जगह का था जहां भगवान को मानने वालों की तादाद ज्यादा थी, और दूसरा बटन था उस जगह का जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते, सिर्फ फैक्ट्स को मानते हैं। और अनंत को दोनों बटन में से किसी एक बटन को चूज करना था। अगर उसने शाम तक ऐसा नहीं किया तो दोनों जगह पर हजारों लोग मारे जाएंगे। डीजे कहता है कि अब और लोगों को वो मरने नहीं देगा, और वो गुस्से में उस बॉम्ब रिमोट को ही तोड़ देता है। और नैना को शुभ के पोर्टल से वो दोनों जगह मिल जाती हैं जहां शुभ अटैक करने वाला था। एक थी वो जगह जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं, यानी मुक्ति घाट। दूसरा था एक कॉन्फ्रेंस सेंटर जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट आते थे, यानी फैक्ट्स को मानने वाले। अब यहाँ डीजे भी अनंत के साथ मुक्ति घाट जाता है जहां अनंत को सम्मानित किया जाने वाला था, और एटीएफ हेड पॉल जाता है कॉन्फ्रेंस सेंटर, और निखिल नुसरत दोनों शुभ की लोकेशन पर जाते हैं जहां से शुभ खुद इन सबको कंट्रोल कर रहा था। और उसके प्रोजेक्ट अश्वत्थामा को रोकने के लिए निखिल और नुसरत उस जगह तक पहुंच जाते हैं। अब शाम हो जाती है और शुभ मुक्ति घाट पर लगे टीवी स्क्रीन के जरिए बात करता है कि उनका भगवान कुछ भी नहीं चुन पाया, इसलिए अब वो सभी को मार देगा। शुभ कहता है कि उन सभी लोगों के पास एक और मौका है, अगर वो उनके भगवान यानी अनंत को मार देंगे तो वो बच सकते हैं। और यहाँ पब्लिक डर जाती है और अनंत को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अनंत कहता है कि अगर उसके मरने से उनकी जान बच जाएगी तो मैं रेडी हूँ। लेकिन यहाँ शुभ की जीत होगी और उन सभी की हार, इसलिए पब्लिक अनंत की इन बातों पर गौर कर रुक जाती है। और हम देख पाते हैं कि कुछ तो खास है इस अनंत के अंदर, और डीजे भी अनंत के इस स्वभाव से इम्प्रेस था। लेकिन एक पल के लिए डीजे के अंदर भी अनंत को जान से मारने का ख्याल आता है, जिससे बाकी लोगों की जान बच सके। और यहाँ निखिल और नुसरत शुभ की लोकेशन के काफी नजदीक थे। उन्होंने एआई के जरिए उसका चेहरा बना लिया था, और पूछे जाने पर एक बच्चे ने शुभ के चेहरे को पहचान लिया था, क्योंकि शुभ हमेशा उस बच्चे को एप्पल तोड़ने में मदद किया करता था। बच्चे की मदद से दोनों शुभ की लोकेशन पर पहुंच गए थे, और शुभ के घर के अंदर आते ही गेट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और एक जहरीली गैस लीक होने लगी थी, क्योंकि शुभ जानता था कि एक ना एक दिन तो उसकी मेन लोकेशन तक वो पहुंच ही जाएंगे। यहाँ शुभ नुसरत को अपनी जान बचाने की चॉइस देता है और कहता है कि निखिल को छोड़ दे और अपनी जान बचाए, लेकिन नुसरत कहती है कि मैं इंसान हूँ, असुर नहीं। ऐसा करने से शुभ में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। तभी नैना सिस्टम हैक कर उसके अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी एंटर करती है, और जो बॉम्ब शुभ ने उन दोनों लोकेशन पर लगाए थे, दोनों सोनिक बॉम्ब थे, जिनको अबॉर्ड शुभ के इसी सिस्टम से किया जा सकता था। और ये बॉम्ब यहाँ दोनों जगह पर स्पीकर्स के अंदर था। उन बॉम्ब को कट करने से उसकी टाइमिंग्स और भी फास्ट हो गई थी। बॉम्ब को डीएक्टिवेट सिर्फ शुभ के सिस्टम से ही किया जा सकता था। अब यहाँ नैना निखिल को बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का बटन बताती है। निखिल उसे डीएक्टिवेट करने जा ही रहा होता है कि डीजे उसे रोक देता है, क्योंकि डीजे का मानना था कि सोनिक बॉम्ब के शुरू होने के 10 सेकंड बाद ही बॉम्ब घातक होता है, और ये सब देखने के लिए शुभ जरूर आसपास होगा। और यहाँ बॉम्ब स्टार्ट हो जाता है और सभी को बहुत तकलीफ हो रही थी, और फाइनली डीजे शुभ को देखकर उसे शूट कर देता है। और यहाँ निखिल भी बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है और सभी की जानें बच जाती हैं। यहाँ निखिल और नुसरत जहरीली गैस लीक होने की वजह से बेहोश हो गए थे, जिन्हें बचा लिया जाता है। यहाँ शुभ फिर भी डीजे को उकसाता है और कहता है कि उसके कहने पर कैसे डीजे भी अनंत को मारने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन डीजे शुभ को जान से नहीं मारता, क्योंकि शुभ कहता है कि अगर वो मरा तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। शुभ यहाँ हैरान था कि कैसे उसका एआई सिस्टम ने यह सब प्रिडिक्ट नहीं किया। अब शुभ को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और नैना निखिल को डाइवोर्स दे देती है। तभी निखिल सीधा शुभ से जेल में मिलने जाता है, और शुभ यहाँ निखिल को एक कहानी सुनाता है कि कली के 2 सेनापति थे जिन्हें अलग करके ही मारा जा सकता था, और डीजे ने भी यही किया। और कली को एहसास हुआ कि वो शरीर बदल सकता है, यानी खुद को किसी दूसरे शरीर में डाल सकता है। और कली कभी एक शरीर में नहीं रहता, हमेशा शरीर बदलता रहता है, जिससे कि कलयुग चलते रहना चाहिए जब तक कि कल की धरती पर ना आ जाए। लेकिन निखिल शुभ की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और जाने से पहले उससे एक बार हाथ मिलाता है, और शुभ भी निखिल पर भरोसा करता था तो उससे हाथ मिला लेता है। और उसके बाद शुभ मारा जाता है, क्योंकि निखिल ने अपने हाथ में एक जहरीली लेयर पहन रखी थी, जो कि स्किन के जरिए बॉडी में चली जाती है। और शुभ भी ऐसी ही मौत मारा जाता है जैसा कि वो दूसरों को मारा करता था। निखिल को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने डीजे के ऊपर शक किया, जबकि डीजे ने शुभ को जेल के अंदर बंद रखा था। निखिल समझ गया था कि शुभ अगर इस बार गलती से भी बाहर आ गया तो सारी इंसानियत ही मिटा डालेगा, इसलिए उसने उसे मारना ही सही समझा। और अंत में डीजे वृंदा के पास शुभ के विषय में मिलने जाता है
और तभी डीजे को वृंदा की बनाई हुई असुर की तरह तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं और वृंदा वहाँ से गायब थी। यानी शुभ सही था कि कलिश शरीर बदलता रहता है और अब कलिश शुभ के बाद वृंदा के अंदर था और अब वो उससे भी ज्यादा तबाही मचाएगी। मतलब कि वृंदा इतने समय से डीजे को अपनी मासूमियत से पागल बनाती आ रही थी, वो शुभ के साथ मिली हुई थी और ये सीजन 2 यहीं एंड हो जाता है।